ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक को, और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। और चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत सी चीज़ें जान ली थी, जैसे लोग यात्राएं क्यों करते थे, कौन-कौन से औजार यूज़ करते थे, पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में चर्चा हो चुकी थी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही देखते हैं कि और चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जो कि है पुरा स्थल से रिलेटेड। ठीक है, पुरा स्थल क्या होते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। पुरा स्थल का मतलब होता है वैसा स्थल जहाँ से किसी चीज को एक्सकेवेट करके, यानी खोद कर, उत्खनन करके निकाला जाए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है वे वस्तुएं जो पुरातत्वविदों के द्वारा खोद कर निकाली जाए और उनका अध्ययन करके ये अनुमान लगाया जाए कि वे वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। तो इस चीज को हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानते हैं। और उसी में अगर बात करें पूरा स्थल की, तो पूरा स्थल क्या होता है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां से औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब पूरा स्थल वह स्थान होता है जहां से इवन औजार आपको मिलेंगे, आपको बर्तनों के अवशेष मिल सकते हैं, या किसी घर के अवशेष मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थानों को पूरा स्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। मतलब वे चीजें मिलती हैं हमें जिसका प्रयोग वहां रहने वाले लोग किया करते होंगे, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ऐसे ही स्थल को जब लाखों साल बाद एक्सकेवेट किया जाता है, खोदा जाता है, तो उससे जो चीजें प्राप्त होती हैं उसके अनुमान पर इतिहासकार पता लगाते हैं कि ये उस समय की क्या विशेषताएं रही होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आज अगर यहाँ जो कुछ भी है, अगर किसी कारण से ये सब चीजें क्या हो कि नीचे दब जाएं, या इस स्थान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो कुछ सालों बाद क्या होगा कि सारी वस्तुएं जो हैं जमीन में दब जाएंगी। और फिर कई हजार साल बाद जब इसको एक्सकेवेट किया जाएगा, तो पुरातत्वविद जो है ये अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें थी, और यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसके बारे में एक जो है थ्योरी तैयार की जाएगी, और उस थ्योरी को ही इतिहासकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बात करें हम पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पुरातत्वविद क्या कहते हैं कि उस समय की एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि उस समय का जीवन कैसा हुआ होगा। जो भी औजार उन्हें मिल रहे हैं, जो भी बर्तन उन्हें मिल रहे हैं, जिस प्रकार की इमारतों के साक्ष्य उन्हें मिल रहे हैं, उसके आधार पर उस समय के जो है इतिहास को लिखने का काम पुरातत्वविदों के द्वारा किया जाता है, उनका एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और वैसे स्थान जहां से इन सब चीजों की प्राप्ति होती है उसे पुरा स्थल कहते हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक पूरा स्थल है। हड़प्पा एक पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो एक पूरा स्थल है, क्योंकि वहां से खुदाई करके कई सारी चीजें प्राप्त की गई हैं, और उन प्राप्त चीजों के आधार पर ही उस समय के जीवन यापन और उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, या उस समय की जो आर्थिक गतिविधियां थी, उस समय की जो व्यापारिक गतिविधियां थी, उस समय की जो सामाजिक रीति रिवाज थे, उनका एक अनुमान लगाया गया है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये जो भी चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाई जाती है, या मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाई जाती है, या हड़प्पा के बारे में पढ़ाई जाती है, या किसी भी साइट के बारे में पढ़ाई जाती है, वो एज इट इज वही रही होगी। एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो इस ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है, पूरा स्थल कहा जाता है। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। मतलब पूरा स्थल जरूरी नहीं है कि जमीन के अंदर ही मिलेंगे, कभी कभी जमीन के अंदर भी मिल जाते हैं, कभी जमीन के बाहर ही मिल जाते हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं, वो जमीन के अंदर नहीं है बल्कि जमीन के बाहर है। उसके साथ साथ कभी समुद्र तलों में मिल जाते हैं, नदी तलों में मिलते हैं। ठीक है, इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये अगले अध्याय की चीज है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया पूरा स्थल किसे कहते हैं। वैसे स्थल जहां से खुदाई करके कुछ वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं पुरातत्वविदों के द्वारा, और उसके अनुमान पर वहां पे रहने वाले लोगों के जो है जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। ऐसे स्थलों को पूरा स्थल
कहा जाता है। ठीक है, और वे व्यक्ति जो इस स्थलों की खुदाई करके चीजों को निकालता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे आग के खोज की। आग की खोज कैसे हुई और कब हुई इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे लिखा है कि मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढो। आपने ऊपर मानचित्र में एक जगह देखी थी कुरनूल गुफा करके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मानचित्र में कुरनूल गुफाएं कहाँ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हैं कुरनूल गुफाएं, जो कि तमिलनाडु वाला इलाका है। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला इलाका है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानचित्र में आपको कुरनूल गुफाएं ढूंढनी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाओं के आसपास क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले। राख मतलब जो लकड़ी जल जाने के बाद बचता है उसे राख कहते हैं। तो यहाँ से राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो राख के अवशेष मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जो लोग रहते होंगे वे आग का प्रयोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो आग का प्रयोग वे सीख गए होंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। मतलब आग जो है वो कई कार्यों के लिए किया गया। जैसे सबसे पहली चीज प्रकाश के लिए, लाइट जलाने के लिए। लाइट जब जलने लगी तो फिर उससे मांस को भूनने के लिए भी आग का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ खतरनाक जानवरों को खुद से दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया गया होगा। तो कुरनूल गुफाएं वो जगह है, कुरनूल की गुफा जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्र का स्थान है, वहां पे जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं उन गुफाओं से उन गुफाओं से राख के ढेर मिले हैं। राख के ढेर से ये पता चलता है कि यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो आग से भली भांति परिचित थे, और साथ ही वे आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, खाना पकाने और जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नाम और तिथियों की। ठीक है, तो नाम और तिथि इसमें कुछ खास आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद, पुरातत्वविद वह व्यक्ति जो खोज करता है। ठीक है, ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। मतलब अभी हमने जितनी भी चर्चाएं की उस काल का पुरातत्वविद ने बड़ा बड़ा नाम रखा है। आरंभिक काल को वो कहते हैं कि पूरा पाषाण काल है। मतलब जो मनुष्य के सबसे प्रारंभिक काल रहा, जो सबसे प्रारंभिक दौर था मनुष्य का, उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? पूरा पाषाण का नाम दिया है। तो पहला चीज याद रखेंगे कि मानव की आरंभिक काल, मानव का आरंभिक काल पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यह दो शब्दों से बना है, पूरा, और पूरा का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, एंड पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मतलब वह समय जब लोग प्राचीन पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब जब खुदाई की गई, एक्सकेवेशन हुआ, तो क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे, और वे पत्थर काफी ज्यादा प्राचीन थे। तो इसी वजह से इस युग का नाम, उस समय का नाम रख दिया गया पूरा पाषाण काल। ठीक है, यानी प्राचीन पत्थरों का काल, जब लोग केवल पत्थरों के ही औजार से अपना जीवन बसर किया करते थे, शिकार किया करते थे, कंदमूल इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे हाइलाइटर से इस प्रकार से हाईलाइट कर लेना है कि पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो क्या है? वो है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। यानी ये जो काल है इसको पूरा पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। तो टोटल 3 काल हमें देखने को मिलेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर समय पीरियड की बात करें तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो काल है वो माना जाता है कि ये पूरा पाषाण काल का दौर था। यहाँ पर जो लोग रहा करते थे, इस समय में जो लोग थे वे प्राचीन पत्थरों का प्रयोग करते थे शिकार के लिए और कंदमूल इकट्ठा करने के लिए, औजार बनाने के लिए। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। मतलब अगर हम बात करें केवल पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल को भी फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आरंभिक पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको हम पूरा ऐसे पढ़ेंगे, आरंभिक पूरा पाषाण काल। ठीक है,
जो शुरू शुरू का पूरा पाषाण काल था। पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है। तो शुरू वाले पाषाण काल को क्या कहा गया है? आरंभिक पूरा पाषाण काल। उसके बाद जो आता है वो होता है मध्य पूरा पाषाण काल, और एक आता है उत्तर पूरा पाषाण। उत्तर मतलब जब पूरा पाषाण काल खत्म हो रहा होगा, ठीक है। आरंभिक जब पूरा पाषाण काल शुरू हुआ, उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल के बीच का दौर, और एक है उत्तर पूरा पाषाण काल, यानी कि जब पूरा पाषाण काल समाप्त हो रहा था, ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मतलब अगर बात करें हम मानव इतिहास ने में किस प्रकार से लोगों ने जो है आग का आविष्कार किया, या फिर किस प्रकार से लोग जो है जंगलों में रहा करते थे, कंद मूल इकट्ठा करते थे, किस तरह से शिकार करते थे, तो मानव इतिहास की 99% कहानियां जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर आया, उसके बाद उसने ऐसे किया वैसे किया, तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो 99% कहानियां उसी काल की हैं, ठीक है। प्राचीन काल में जो हम लोगों का अध्ययन करते हैं उसकी 99% जो अध्ययन है वो हमें कहाँ से करनी होती है? वो हमें करनी होती है पूरा पाषाण काल से। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य युग कहते हैं। अब क्या होता है कि 12,000 साल के बाद, ध्यान से समझिएगा, 20 लाख साल से लेकर 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक जो काल रहा वो रहा पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद 12,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि वहां से काल चेंज हो गया? तो वहां पर आता है पर्यावरणीय बदलाव। पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है, और वहां से क्या होती है कि जो काल है, जो पूरा पाषाण काल है, वो अब मध्य पाषाण की ओर बढ़ती है, ठीक है। मतलब ये काल निर्धारण किया जाता है, जो भी पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, उनके द्वारा क्या किया जाता है? काल को निर्धारित किया जाता है, समय को निर्धारित किया जाता है। तो लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि भाई 20 लाख साल से पहले से लेकर 12,000 साल तक कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, तो उसको उन्होंने पूरा पाषाण काल का नाम दिया। लेकिन 12,000 साल के बाद, मतलब 12,000 वर्ष पहले के बाद से क्या होने लगा? पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, और इसी युग को क्या कह दिया गया? मध्य युग कह दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक के युग को क्या कहा जाता है? मध्य युग कहा जाता है। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक को मध्य युग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। बहुत छोटा टाइम पीरियड है, जैसे वो देख रहे हैं कि 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। और अगर हम बात करें मेसोलिथ यानी कि मध्य युग की, तो मध्य युग है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, ठीक है, माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मतलब यहाँ से चेंजेस जब आए तो जो पत्थरों के औजार थे वो अपेक्षाकृत बड़े ना होकर छोटे होने लगे थे, ठीक है। और इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था, ठीक है। तो जो पूरा पाषाण थे वहां पे जो है पत्थर के जो औजार थे वो बड़े हुआ करते थे, और जब ये आया मध्य पाषाण काल आया तो उस समय पत्थर के जो औजार थे वो अपेक्षाकृत छोटे होने लगे थे, और छोटे होने की वजह से ही इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण का नाम दिया गया था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। मतलब अगर औजारों की हम बात करें तो हर औजार में कहीं ना कहीं लकड़ी के या हड्डी के जो है मुट्ठे लगे होते थे, जिससे उन औजारों को प्रयोग करना और ज्यादा आसान हो जाता था, ठीक है। औजारों का प्रयोग करना और ज्यादा आसान हो जाता था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौर में बनाए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि पूरा पाषाण काल वाले जो औजार हैं वो एकदम से बंद कर दिए गए और नए औजार को बनाया जाने लगा। नए औजार भी बन रहे थे, मतलब औजार जो है अपेक्षाकृत छोटे बन रहे थे, लेकिन बड़े औजारों का प्रचलन अभी भी जारी था। अब अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे घर में जैसे कोई बड़ा सा औजार है, ठीक है, बट बड़े से औजार से हम लोग सारा काम तो नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे घर में एक कुल्हाड़ी है जिससे कि हम लकड़ी काटते हैं, तो ये एक बड़ा औजार हो गया। बट अगर हमें सब्जी काटना होगा तो क्या हम उसी कुल्हाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बड़े औजार जो थे पूरा पाषाण काल में जो बने औजार थे वो भी चल रहे थे, और साथ ही साथ अब जो औजार बनाए जा रहे थे वो अपेक्षाकृत छोटे बनाए जा रहे थे साइज में, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पूरा पाषाण काल वाले जो औजार थे उनको एकदम से बंद कर दिया गया था, वो भी प्रयोग हो रहे थे, और नए जो औजार बन रहे थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है
वे भी प्रयोग में लाए जा रहे थे। आई होप कि क्लियर है। अगले युग की शुरुआत फिर होती है 10,000 साल पहले से। मतलब हमने क्या देखा कि 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल का समय रहा। उसके बाद क्या हुआ कि पर्यावरण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और वहां से मध्य युग स्टार्ट हो गया। मध्य युग ज्यादा दिन तक नहीं चला, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक जो है मध्य युग का दौर रहा। इस समय अपेक्षाकृत छोटे औजारों का प्रचलन था, छोटे औजार बनाए जा रहे थे, और जो बड़े औजार बनाए गए थे पूरा पाषाण काल के दौरान, उनका भी प्रचलन अभी जारी था। मध्य पाषाण काल के जो औजार हुआ करते थे उनमें प्रायः लकड़ी के या हड्डी के हत्थे लगे होते थे, मुट्ठे लगे होते थे, जिसकी वजह से जो है इन्हें यूज करना काफी ज्यादा इजी हो जाता था। तो यहाँ तक समझ गए। अब अगले युग की शुरुआत यानी कि नव पाषाण काल की शुरुआत कब होती है? तो चूंकि 12,000 से 10,000 तक क्या रहा? मध्य पाषाण रहा। तो 10,000 से बाद का जो काल होगा, 10,000 साल पहले से बाद का जो काल होगा, वो नव पाषाण काल कहलाएगा। तो 10,000 साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होगा, चलिए हम समझते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनके नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके नाम क्या रहे होंगे। देखो यहाँ पर बस समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि जो भी स्थल ज्ञात होते हैं उन्हें आज के नाम के हिसाब से ही रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हुई थी, तो वहां पर सबसे पहले खोजे जाने वाला जो शहर था उसका नाम हड़प्पा रखा गया है। कारण क्या है कि उसका नाम भले क्या है पहले वो किसी को नहीं पता, लेकिन हड़प्पा नामक जगह पे उस इलाके की खुदाई होती है, वो सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए इतिहासकारों ने उसका नाम भी हड़प्पा ही रख दिया। तो आधुनिक जो नाम चल रहे हैं उसी के नाम पर पूरा स्थलों के नाम भी रख दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने बात कर ली 3 युगों की, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक का काल जो है पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के जो काल है वो एक छोटा सा संकीर्ण काल है। उस काल को मध्य पाषाण का नाम दिया गया, जहां पर औजार अपेक्षाकृत छोटे होने लगे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10,000 साल पहले से लेकर आगे जो भी साल चले उसे नव पाषाण काल में डाल दिया गया। अब क्या प्रभाव हुआ बदलती जलवायु का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमें पता है कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आया और जो है वहां से पूरा पाषाण काल की समाप्ति हो गई। तो जलवायु बदलने से क्या परिवर्तन आया, क्या उसके इफेक्ट रहे, ये हम देख लेंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और यहीं पर क्या होती है, मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ध्यान दीजिएगा कि जब पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं था तो पृथ्वी एकदम ठंडी थी, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, उसे हिमयुग कहा जाता है। उसके बाद लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा होता है कि गर्मी अचानक से बढ़ने लगती है और जो क्षेत्र कभी बर्फ से ढका हुआ करते थे वे पूरी तरह से बह गए, मतलब कि बर्फ पिघल गई और वहां पर घास के मैदान हो गए। ठीक है, इससे हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास पर आश्रित थे। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के लिए जानवरों के पीछे पीछे जाते थे और उस चीज से उन्हें क्या हुआ, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे अगर कोई बकरी है तो बकरी को क्या खाना पसंद है, साथ ही साथ प्रजनन उनका कैसे हो रहा है, एक से दूसरे बच्चे का जन्म कैसे हो रहा है, ये भी लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। ठीक है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। अब सिंपल सी बात है कि जब कोई उनके प्रजनन के बारे में सोचने लगेगा, प्रजनन के बारे में सोचेगा कि ये कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं,
तो हो सकता है कि वो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाए, बांधे और उससे फिर अलग-अलग बच्चे उत्पादन करके अलग-अलग बच्चे जो है पैदा करें और बच्चे पैदा करने के बाद उन्हीं को अपना भोजन बनाएं। इससे उन्हें क्या होगा कि शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऐसा बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये बात हो रही थी किसकी? ये बात हो रही थी मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात हो रही थी। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हो गई, इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हो गई, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। आपको पता है कि जो मेहरगढ़ है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के आसपास का इलाका, वहां से सबसे पहले स्त्री और पुरुषों द्वारा गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 12,000 साल पहले क्या हुआ कि अचानक से जो है प- अ, अचानक से जो है पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के कारण क्या होता है कि कुछ घास के मैदान बनते हैं और उस पर आश्रित रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ती है। तो जो लोग हैं उनके शिकार की एक समस्या तो दूर हुई, क्योंकि लोग अब पशुओं को पालने लगे थे, अपने यहाँ ले जाकर उनको रखने लगे थे, जिससे कि उन्हें बिना शिकार किए ही जानवर मिलते रहे और जानवरों का उत्पाद मिलते रहे। ठीक है, तो इस दौर में क्या हुआ कि अलग-अलग इलाकों में गेहूं और जौ जैसे धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। मतलब इन्हें किसी ने लगाया नहीं था, ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे पेड़ उग रहे हैं। कुछ गेहूं के पेड़ उग गए, कुछ धान के पेड़ उग गए, कुछ और भी अलग अलग चीजों के पेड़ उग गए। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। मतलब यहाँ शायद लगाया जा रहा है। तो जैसे ही पर्यावरण में कोई परिवर्तन आया और घास के मैदान हुए, तो उन्हीं घास के मैदान में कुछ ऐसे भी पेड़ उगे जो खाने योग्य थे, इंसानों के खाने योग्य, जैसे गेहूं के पेड़ हो गए, धान के पेड़ हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है खाने योग्य थी और ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें उगाई जाती हैं स्त्री पुरुषों के द्वारा या बटोरी जाती हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे। मतलब जैसे जैसे लोगों ने इनको बटोरना शुरू किया तो उन्हें क्या हुआ, इसके प्रजनन के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि ये कैसे उगते हैं, कब उगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, कब पककर तैयार होते हैं इस बात को भी। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने इन अनाजों को खुद से इन अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया था कि किस प्रकार से हम इनको बोएंगे और किस प्रकार से जो है ये पक कर रेडी होगा। ये सब इन लोगों ने जान लिया था। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुए, वे पशुपालक तो ऑलरेडी बन चुके थे, धीरे धीरे कृषक भी बन गए। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसे हम अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हमने क्या देखा कि लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, खुद पैदा शुरू कर दिया था। जानवर भी पालने लगे थे और जानवरों को पकड़ने के लिए क्या करते थे, अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाते थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अगर सबसे पहले किसी जानवर को पालतू बनाने की बात की जाए तो वो था क्या, कुत्तों का जंगली पूर्वज। ठीक है, जंगली कुत्ता ये हुआ करता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ये सभी बातें क्या है, अनुमान लगाई गई हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में आज बस मैं इतना ही रहने देता हूँ। और अगले क्लास में मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी
ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है? और उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूं, वो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं और इसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आप पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहे तो आगे भी इसको रीडिंग दे सकते हैं। मैं तो इसे यहाँ पे पढ़ाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।